नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी। मेरी एमपीपीएससी 2018 में 4th रैंक थी और मैं भी डीएसपी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को इंटरव्यू की एक सामान्य रूपरेखा बनाने में मदद करूंगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी इंटरव्यू के क्या क्या डायमेंशन होते हैं, हमें किस किस स्तर पर प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो सबसे पहले इंटरव्यू की बात की जाए तो जो इंटरव्यू है वो जैसा साक्षात्कार इसका हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू जो है जैसे शब्द से ही साबित होता है कि यह एक इनर व्यू है, मतलब आपके अंदर के व्यक्तित्व, आपके अंदर के विचारों, आपके अंदर के ज्ञान को आयोग द्वारा फिजिकली आप प्रेजेंट होकर उसका वर्णन करते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी बात की जाए कि एक बात जो मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती है, लेकिन लगभग 50% छात्र ऐसे हैं जिनकी रैंक इंटरव्यू से डिसाइड होती है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर एक स्टूडेंट है जिसके 750 अंक हैं, दो स्टूडेंट हैं जिनके 750 अंक हैं मुख्य परीक्षा में। अब एक स्टूडेंट को इंटरव्यू में मिलते हैं 155 नंबर और एक स्टूडेंट को मिलते हैं 80 नंबर। इतना अंतर क्रिएट हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी रैंक एटलीस्ट जो 50% लोग हैं उनकी रैंक किससे डिसाइड हो रही है, इस 155 या 80 नंबर से। इसलिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। सबसे बड़ी जो चुनौती है इंटरव्यू की वो है इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होना। अभी तक आपने जो भी तैयारी की, प्री का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम दिया, यहां पर एक फिक्स सिलेबस होता था। आपको यहां पर प्री का सिलेबस है, आपने प्री का एग्जाम दिया, आप पास कर लिए। मेंस का एग्जाम दिया, मेंस आप लिख कर आए, मेंस का सिलेबस पढ़ा आपने, आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन जब साक्षात्कार के बारे में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या पढ़ें, कोई सिलेबस आयोग द्वारा तो दिया नहीं गया। तो यहां पर अलग अलग अपने अनुभवों के आधार पर हमसे जो पहले लोग सिलेक्ट हुए हैं, आपसे पहले जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके अनुभवों के आधार पर, कुछ मॉक इंटरव्यूज के आधार पर हम एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई ये चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहले मैंने इंटरव्यू के उन अनिवार्य पक्षों की बात की है। अगर बात की जाए अनिवार्य पक्षों की, तो जैसे अनिवार्य पक्ष, सबसे जो इंपॉर्टेंट अनिवार्य पक्ष है वो है क्या, अनिवार्य पक्ष। अच्छा, इसको समझते हैं अनिवार्य पक्ष क्या है। अनिवार्य पक्ष वो डायमेंशन है इंटरव्यू का जिससे हर छात्र को गुजरना है। वो किसी भी जिले से बिलोंग करता हो, किसी भी लिंग से, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से और किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से आया हो, चाहे उसने इंजीनियरिंग की हो, चाहे उसने आर्ट्स से बीए किया हो, चाहे उसने बीकॉम किया हो या उसने बीएससी की हो, ये सबको उससे गुजरना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डायमेंशन है इंटरव्यू का जिससे हर स्टूडेंट को गुजरना है। अब करंट अफेयर्स में बात की जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, विज्ञान तकनीकी से मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे, ये एक जनरल इनका वर्गीकरण है यहां पर। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि यहां पर हमने लिखा है मुद्दे। इंटरव्यू में जो भी प्रश्न बनेंगे, चूंकि इंटरव्यू जो बोर्ड आपसे ले रहा है वो आपकी तरह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करता है। आपकी तरह उसे पूरे सैन्य अभियान किस किस देशों के हुए, सैन्य जो अभ्यास होते हैं वो हुए, वो नहीं पढ़ते हैं। उनको जो जनरल टॉपिक, जो डे टू डे लाइफ में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आती है, उस संबंध में वो आपसे पूछते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे राष्ट्रीय मुद्दा। अब जैसे सीएए, एनआरसी एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ये बहुत दिनों से मीडिया में है और एक ब्यूरोक्रेट्स होने के नाते इसके सारे डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन वही बात की जाए अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, तो रूस यूक्रेन समस्या, इजराइल हमास संघर्ष,
ये ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सुन रहा है, कहीं सोशल मीडिया में देख रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है। ठीक है, ये है। अब बात की जाए आर्थिक मुद्दे, तो आर्थिक मुद्दे जैसे भारत किसानों की आय दोगुनी कब होगी, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बनेगा, ऐसे मुद्दे जो इकोनॉमी में भारत के विकास, आर्थिक विकास से भी संबंधित हों और वो मुद्दे ऐसे चले हों जहां पर हर एक जनता की नजर गई हो। ठीक है, ऐसे विज्ञान तकनीक का मुद्दा है जैसे 5G है, AI है, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हर किसी न किसी व्यक्ति को ये शब्द पता है, इसके संदर्भ में उसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। प्रादेशिक मुद्दे जैसे महाकाल लोक, मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस मुद्दा रहा है जो काफी चर्चा में रहा है और उसकी वजह से गुजरात में काफी पर्यटन आया है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि करंट अफेयर्स पढ़ने के क्रम में हमें मुद्दों पर ध्यान रखना है और मुद्दों से हमें दो चीजें निकालनी है, चर्चा का कारण और प्रभाव, और अगर किसी चीज में मत है आपका। तो जैसे हम बात करें कि पिछले कुछ समय में मालदीव बड़ा चर्चा में रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब लक्षद्वीप भ्रमण किया गया, उनके द्वारा सोशल मीडिया साइट में एक फोटो डाली गई, उसके रिस्पांस में मालदीव के कुछ 3 जो मिनिस्टर्स थे उनका रिप्लाई आना और फिर बायकॉट मालदीव का एक ट्रेंड चलना और बहुत सारे लोगों का मालदीव, बहुत सारे भारतीय लोगों का मालदीव को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन नकार देना। तो मुद्दा क्या था कि उन्होंने ट्वीट किया, ये लिखा कि लक्षद्वीप और मालदीव में बहुत अंतर है। प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव मालदीव पे नकारात्मक पड़ा, लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ा। मत, आपके मत से क्या लगता है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और क्या करना चाहिए। तो करंट अफेयर्स को हमको इस प्रकार पढ़ना और ये सभी बच्चों को पढ़ना, ये अनिवार्य है। अब बात की जाए शैक्षणिक योग्यता, ये भी लगभग समान इसलिए है क्योंकि किसी ने या तो कला BA किया है या BSc की है या BE की है या कॉमर्स किया है या मैनेजमेंट के उससे आया होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जो आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब यहां पर प्रश्न आता है कि सर किस स्तर तक हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने वो पढ़ाई तो 4 साल में की है, अब उसकी हम रिवीजन क्या इतने कम दिनों में कर सकते हैं? तो जी नहीं, और ना ही करना है। यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ उसका जो अप्लाइड वर्जन है, मतलब 2 चीजें, किसी भी आपके ग्रेजुएशन की जो भी सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसका अप्लाइड वर्जन एंड देन उसका जो बहुत ज्यादा फेमस कोई विषय रहा है। जैसे मैं इसमें 2 एग्जांपल लेता हूं 2 विषयों का। एक एग्जांपल है, लेते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है बहुत चर्चा में है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे से ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप ये बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंजन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, वो नॉर्मल डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन से किस प्रकार अलग है। क्योंकि आपसे डायरेक्टली उन्होंने इंजन की इंजीनियरिंग नहीं पूछी, उन्होंने आपसे ईवी के संदर्भ में, चूंकि ईवी बहुत चर्चा में है इसलिए ये पूछा। देन इसके बाद हम बात करते हैं एक सोशियोलॉजी की। मान लेते हैं किसी का ऑप्शन सोशियोलॉजी है। अब सोशियोलॉजी ऑप्शनल में अभी आप देखेंगे कि छात्रों के जब रिजल्ट आए, ग्रेजुएशन उसके 11th 12th के आए, कुछ कंपटीशन एग्जामों के आए, तो कई जगह जहां पर कंपटीशन एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं वहां पर सुसाइड होने की जो संख्या है वो अचानक बढ़ गई। तो सोशियोलॉजी के बच्चे से इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत पूछा जा सकता है और वो इस बात को नहीं नकार सकता कि सर मुझे नहीं पता है। तो आपको ये समझ में आया कि आपको अपने सब्जेक्ट की क्या चीजें तैयार करनी है, वो चीजें जो कंटेम्प्रेरी मुद्दा में रही हो और उसकी कोई थ्योरी आपके सब्जेक्ट में दी है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज जो आपके सब्जेक्ट में बहुत फेमस है और हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। इस प्रकार से हमें अपनी शैक्षणिक योग्यता को तैयार करनी है, आप किसी भी उससे आते हो। इसके बाद बात की जाए पद से संबंधित ज्ञान।
आपने जो पद पोस्ट प्रेफरेंस में डाला है, आप जिस चीज का एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में आपको कौन सी पोस्ट के क्या काम है, किस विभाग के अंतर्गत आता है, वो पता होना चाहिए। परिस्थिति आधारित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे हाथरस में अभी एक घटना हुई, भीड़ के कारण बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई, तो आपसे ही पूछा जा सकता है कि आप उस जिले के डीएम होते, एसडीएम होते, एसपी होते, तो आप उस पर क्या करते, आप ऐसी क्या व्यवस्था करते जैसे ये स्थितियां निर्मित ना होती। तो ऐसे आपसे परिस्थिति आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ डिसीजन मेकिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई श्योपुर का रहने वाला है और उससे बोला जाता है कि हम आपको श्योपुर का एसडीएम बनाते हैं या बाल विकास अधिकारी बनाते हैं, आप श्योपुर में कुपोषण के लिए क्या काम करेंगे। तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपसे बनाए जा सकते हैं और उनका आंसर देने के लिए आपने जो पीएससी में सारी चीजें पढ़ के रखी हैं उसी को हमको रीअरेंज करके, रिप्रोड्यूस करके उसको आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। अच्छा, जो मैंने बोला ये अनिवार्य प्रश्न, ये सभी छात्रों को तैयार करने, इसमें कोई, हाँ बस ये है कि जो कला का है वो कला की करेगा, जो विज्ञान का है विज्ञान की करेगा, जो इंजीनियरिंग का है वो इंजीनियरिंग करेगा, जो वाणिज्य का है, बाकी ये सारी चीजें चाहे करंट अफेयर्स हो, शैक्षणिक योग्यता हो, पद से संबंधित हो, प्रशासन, ये सभी को करना है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत पक्ष, ये इंडिविजुअल पे अलग अलग होते हैं। अब चूंकि 1000 से 1500 बच्चों के इंटरव्यू होने हैं और जो करंट अफेयर्स है कॉमन है वो हर बच्चे से पूछ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ नया जानने या नए तथ्यों या विषयों पर बात करने की जो मनोवृत्ति है वो बढ़ जाती है इंटरव्यू बोर्ड की। इसलिए जो हमारे व्यक्तिगत पक्ष की जो चीजें हैं उस पे इंटरव्यू में ज्यादा सवाल बनने की संभावना होती है। सबसे पहले उसमें अगर बात की जाए तो अभिरुचि व्यक्तिगत होती है। अब अभिरुचि भी 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य अभिरुचि, एक बड़ी व्यक्तिगत। सामान्य ऐसी कि हम छात्र जीवन में रहते हैं, हम बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ अपना एग्जाम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय हमारे पास हॉबी का पर्याप्त समय नहीं होता, लेकिन चाहे ना चाहे हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद होती हैं। उसमें आती है क्रिकेट, गाना, वॉकिंग, डायरी लेखन, पर्यटन, ये ऐसी चीजें हैं। तो ऐसी चीजों पर क्या होता है कि ये अधिकांश बच्चों द्वारा ऐसी हॉबी भर दी जाती है। तो इसमें एक समस्या ये होती है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न आयोग द्वारा पूछे नहीं जाते क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं होती है। जैसे अभी मैं कल एक लड़के से मिला, उसकी हॉबी थी क्ले आर्ट बनाना, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष से आता था और उसका पुश्तैनी पेशा ही ये था और उसकी भी हॉबी ये थी। तो आप सोचिए, उसकी हॉबी, उसका कास्ट और उसका जो पारिवारिक व्यवसाय है वो यही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आयोग का उस पर फोकस ज्यादा रहेगा, उस पर ज्यादा प्रश्न बनेंगे। वहीं बात की जाए पेंटिंग जो लोग करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग पहले से बनाते आए हैं वही हॉबी डालेंगे। अगर आप पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्केच बनाना ऐसी कोई हॉबी है तो उसको अपने साथ जरूर ले जाएं इंटरव्यू बोर्ड में। प्लांटेशन, तो ये हॉबी, तो हॉबी आप लोगों ने सबने भर दी होगी। तो अगर आपने यूनिक हॉबी बढ़ी है तो आपकी संभावना है कि आपसे ज्यादा प्रश्न उस पर पूछे जाएंगे। बहुत जनरलाइज हॉबी भरी है तो उस पर बहुत फोकस आयोग द्वारा किया नहीं जाता है। अब बात की जाए जिले की, तो जिले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात की जाए वो है आपकी जनसंख्या से संबंधित डेटा। कितना लिंगानुपात है, कितना आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय है, कितना आपका जनसंख्या है, कितना घनत्व, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। संस्कृति एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जिले के नृत्य, जनजाति, कला, व्यक्तित्व, ये सारी चीजें जो हैं ये इसका पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। पर्यटन एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके जिले में। अगर आप किसी, जैसे ग्वालियर से आते हैं तो ग्वालियर का किला, अगर आप छतरपुर से आते हैं तो खजुराहो, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर पर्यटन के बहुत सारे केंद्र, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। संस्थान, कोई भी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर का कोई भी संस्थान, चाहे वो शैक्षणिक हो या कुछ भी हो, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। व्यक्तित्व, अगर आपके यहाँ से कोई भी राजनीतिक, कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी कला से संबंधित व्यक्तित्व है, उसको जरूर तैयार करके जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, अगर आप विदिशा से हैं तो कैलाश सत्यार्थी, शिवराज सिंह, चूंकि शिवराज सिंह विदिशा के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं और वो विदिशा सीट से आते हैं। तो ऐसी जो चीज व्यक्तित्व है आपके क्षेत्र या आपके जिले से रिलेटेड, उनको जरूर पढ़ के जाएं। और विशेष विषय ऐसे विषय हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए बालाघाट वालों के लिए नक्सलिज्म,
भिंड मुरैना के लोगों के लिए मृदा अपरदन व डकैती, ये विषय आपके ये वेरी करेंगे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब बात की जाए व्यक्तिगत विवरण फॉर्म की जानकारी, ये एक बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत बेसिक स्तर पे तैयार होनी चाहिए। जैसे अगर पिता का नाम राम है तो जो भगवान राम है उनके बारे में ज्ञान। अगर आप बुरहानपुर से आते हैं तो बुरहानपुर की हिस्ट्री, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए। अगर आपने स्कूल जो की है वो मान लीजिए आपने स्वामी विवेकानंद स्कूल से की है, तो विवेकानंद का दर्शन, उनका जीवन, ऐसी कोई भी चीज जो आपने व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में लिखी है उसके बारे में, उसके शाब्दिक अर्थ, उसका महत्व, उस व्यक्ति के बारे में सामान्य जानकारी, उस शब्द का पर्यायवाची, उस शब्द का उद्भव, ये सामान्य चीजें भी आपको तैयार करके जानी है। तो ये एक व्यक्तिगत पक्ष हो गया, ये एक अनिवार्य पक्ष हो गया। अनिवार्य पक्ष में आपका करंट अफेयर, शैक्षणिक योग्यता, पद से संबंधित प्रशासनिक ढांचा आता है, फिर अभिरुचि, जिला और व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आपके व्यक्तिगत पक्ष। इन्हीं 6 डायमेंशन में हमें अपनी पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब बात की जाए शिष्टाचार व अभिवादन, ये पहला चरण है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का चरण, जब भी आप इंटरव्यू में देने जाते हैं तो बोर्ड के सामने आप सबसे पहले जब जाते हैं तो आप एक अभिवादन देते हैं। आप अभिवादन हिंदी में दे सकते हैं, आप इंग्लिश में दे सकते हैं। आप अभिवादन सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये कुछ ऐसे वाक्य हैं। बस इसमें क्या हो, आपके जो शब्द हों और आपके बोलने का स्वर हो वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और बहुत ही मतलब कृतज्ञ टाइप से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चरण होता है बैठने का तरीका। बैठने का तरीका जो होता है वो बहुत ही सामान्य होना चाहिए, बहुत ज्यादा अकड़ कर भी नहीं बैठना है और बहुत ज्यादा फ्री होकर भी नहीं बैठना है। एक जो सामान्य परिस्थिति है जिसमें आप किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति के साथ बैठते हैं, वैसा आपको यहाँ पर बैठना है। उसके बाद आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के बारे में, जैसे मान लेते हैं हम, ये 3 लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और आप जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। अब आपसे, इनके नाम रख देते हैं, आपसे बी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा जो क्रोमोसोम से संबंधित है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये व्यक्ति बायोलॉजी का है, ये सोशियोलॉजी का है, ये इकोनॉमिक्स का है और ये हिस्ट्री के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रोमोसोम जिसने पूछा है उसकी जिज्ञासा आपके प्रति ज्यादा है क्रोमोसोम का उत्तर जानने की, और आपका भी दायित्व ज्यादा बनता है कि उनको फोकस करके करें। तो इसका हम रेशियो निकालते हैं, लगभग 75% जो आई कांटेक्ट है वो किस व्यक्ति पर होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने वाले पर, और जो 25% का आई कांटेक्ट है वो अन्य मेंबर पर होना चाहिए, क्योंकि वो भी वहां उपस्थित हैं, वो भी आपका परीक्षण कर रहे हैं और आपको भी अपनी बात को बताते हुए उन सभी का एक समर्थन चाहिए। अब समर्थन कहा जाए तो मौखिक रूप, मतलब अदृश्य रूप से समर्थन चाहिए, तो आपको 25% के समय के लिए उनको भी आपको देखना है। अब इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो आप जब बोलते हुए क्रम में आएंगे, लेकिन इसकी मोटा माटी कहा जाए तो यह है कि जो मेन फोकस होगा वो बी पर होगा, जिसने प्रश्न पूछा है आपसे। अब है प्रश्न को सुनना व समझना। अब चूंकि हमारी बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी बात करने की आदत होती है, जब भी आयोग आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उस प्रश्न को कुछ समय रुक कर, अब ये कुछ समय मिनट में नहीं है, कुछ सेकेंडों के लिए, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, वो आपकी सुविधा, आपकी हैबिट के हिसाब से हो सकता है। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप उत्तर के संबंध में तथ्यों को याद कर लेंगे मन में, और दूसरा आप प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो उत्तर देते समय एक छोटा सा पॉज लेके उत्तर देना है,
और उसी क्रम में हम अपने पूरे तथ्यों को भी रिवाइज कर लेंगे कि हमें बोलना क्या है। अब उत्तर कैसे देना है, उत्तर देते समय समय लेकर उत्तर दें, ये हम बात कर चुके हैं। अब बात की जाए बिंदुवार उत्तर दें। आपसे जब कुछ पूछा जाए तो आप उसको बड़े छिछले रूप में नहीं बताएं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बालाघाट में नक्सलियों की क्या समस्या है, आप बताएंगे कि पहला लाइन, यह एक वामपंथी उग्रवादी विद्रोह है, मुख्यतः इसमें जनजाति वर्ग सम्मिलित है, इसका प्रसार मुख्यतः बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में है। ठीक है, इसका कारण XYZ है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये आंसर तो हम आंसर लिखना नहीं है लेकिन इसको हम बोल के देखते हैं। सर यह एक वामपंथी उग्रवादी विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह है जिसमें मुख्यतः जनजाति वर्ग सम्मिलित है और वह क्षेत्र आता है जो जंगलों से ढका हुआ है, और इसमें इसका जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं सर वन कानून, या फिर कहा जाए सर जनजाति वर्गों का मुख्य धारा में ना आना और एक असंतोष होना, ये इसके मुख्य कारण है। और यह मध्य प्रदेश में बालाघाट, डिंडोरी और मंडला जैसे क्षेत्र में विस्तृत है। ये एक अच्छा तरीका होता है बिंदुवार। अगर आप इसको वैसा बोलेंगे कि सर यह एक आंदोलन है, फिर आपने बता दिया बालाघाट में है, फिर बोला नहीं सर ये तो सशस्त्र भी है, वामपंथी विचारधारा से है, तो इस प्रकार से अपना मत अवश्य रखें। अगर कोई ऐसी चीज आपसे पूछी जाती है कि ये क्या है, इसके बारे में आपका क्या मानना, अपना मत अवश्य रखें, फ्रीली होके, बट लॉजिकल रखें। लॉजिक आप जरूर दें, तर्क अवश्य दें। आपको अगर इसी में मत रखा जाता है कि क्या इसको भारत को सेना के द्वारा सशस्त्र रूप से समाप्त कर देना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ये भी भारतीय नागरिक हैं और ये कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ समस्या है, इनके साथ बैठ के वाद विवाद करके समाधान करना चाहिए। लेकिन जो हमारी फोर्सेस या हमारे भारत की संपत्ति या भारत के विकास में बाधा है और वह सशस्त्र रूप से विद्रोह कर रहा है, तो उसके निदान के लिए हम अपनी फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सर वृहद परिप्रेक्ष्य में हमें संवाद विकास के माध्यम से करना है। ये हो गया। अंतिम में संवाद के लिए कुछ बिंदु अवश्य छोड़ दें। जैसे आपने ये उत्तर देते हुए बोला कि सर इसी संदर्भ में सर एक ऑपरेशन ग्रीन हंट का प्रपोजल आया था लेकिन यह वो रहा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या था ग्रीन हंट। तो ऐसे कुछ डॉट छोड़ दें जिससे वो कनेक्ट करके आगे आपसे प्रश्न पूछ सके। सॉरी एक बहुत कॉमन चीज है, कहा जाता है जो आपसे नहीं आए उस पर आप सॉरी बोलें। लेकिन सॉरी बोलने के संदर्भ में एक चीज आप याद रखें कि आप ओपिनियन या समस्या, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, नक्सलवाद का एग्जांपल लेते हैं। भारत में कुल कितने नक्सली हैं वर्तमान में? आप बोल सकते हो सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं है, मैं आगे इसको याद करके बताऊंगा। लेकिन आपसे पूछा जाए भारत में नक्सल समस्या क्या है, यहां पर आप सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां से आपका मत चाहा गया, आपके विश्लेषण चाहा गया। तो कहने का मोटा मतलब ये अर्थ है कि सॉरी वहां बोलना है जो बड़ा ही तथ्यात्मक प्रकृति का हो और किसी कारणवश वो आपको याद नहीं आ रहा हो। हर बात में सॉरी नहीं बोलना है, और सॉरी बोलने के क्रम में आपको उस बात की जानकारी लेने का एक प्रॉमिस भी करना है कि सर मैं क्षमा चाहूंगा कि अभी मैं इस बात का उत्तर नहीं दे पाया हूं, आगे मैं इसके बारे में सर जानकारी अवश्य एकत्रित करूंगा। सर ये हो गया। साक्षात्कार की जब समाप्ति होगी तब आप धन्यवाद और उसके धन्यवाद जरूर देंगे। दूसरा, कृतज्ञतापूर्ण अगर कोई गलती हो गई है तो कृतज्ञतापूर्ण क्षमा मांगेंगे। जैसे अगर आपने किसी शब्दों का उच्चारण गलत कर दिया या कुछ भी ऐसा तथ्य गलत बता दिया जिसको उन्होंने आपको नहीं टोका, तो आपको अगर कोई चीज रियलाइज होती है कि आपके द्वारा गलत की गई है तो आप कृतज्ञ रूप से उसके लिए क्षमा जरूर मांगे। इससे होगा क्या, जो आपकी ईमानदारी है
का गुण है वह प्रदर्शित होता है, जो कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपकी हुई गलती को, क्योंकि गलती करना कोई बड़ी चीज नहीं, गलती किसी से हो सकती, लेकिन उसको स्वीकार कर लेना और उसके बारे में क्षमा मांग लेना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ऐसा करते हैं, अब ऐसा नहीं कि आपको करना ही करना है, अगर कुछ ऐसा इंटरव्यू में आपके साथ होता है तो। अब बात की जाए इंटरव्यू में नंबर मिलने के मापदंड, ऐसा कोई मापदंड ना आयोग द्वारा बनाया गया ना कोई ये फिक्स रूल है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न के उत्तर देते के क्रम में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ज्ञान। इंटरव्यू की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट काम है पढ़ना। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, आप प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल, इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। ड्रेसिंग सेंस, एक सामान्य जिस आप नौकरी में जाना चाहते हैं, पैंट शर्ट कोट पैंट जो आप पहनना चाहें, महिलाएं साड़ी सूट जिसमें कंफर्टेबल हो, डिसेंट कलर की, बहुत फ्लैसी और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कलर की नहीं, ठीक है। मत निर्माण, अगर आपसे कोई ओपिनियन चाहा गया तो अपना मत निर्माण अवश्य करें। डिसीजन अगर आपसे पूछा गया, जैसे मैंने बताया आप हाथरस में होते तो क्या करते, या आप ऐसा क्या प्लान बनाए कि आगे कोई समस्या ना, अपना निर्णय अगर आपसे कुछ पूछा गया तो उस पर सॉरी ना बोल के उसको जरूर अच्छे से बताएं। प्रोएक्टिव पर्सनालिटी, जैसा मैंने बताया ना कि कुछ गलती हो गई, आपने उसकी क्षमा मांग ली, तो ये प्रोएक्टिव पर्सनालिटी है। आप अगर अपने से कोई इनिशिएट करते हैं, बट ऐसा कुछ वहां पे जाके ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग करने लगना है, बस शर्ते अगर आपके उस थीम में, उस पूरे इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ प्रोएक्टिव काम करने को मौका मिलता है, वो आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति पेंटिंग उसकी हॉबी है, उससे पूछा जाता है कि आप किस प्रकार के चित्र बनाते हैं, तो आप बताइए कि सर मैं जनरली मांडना आर्ट और ये जो अपने ट्राइबल आर्ट्स वो बनाती हूँ। इसी में आप जोड़ दीजिए सर अगर आप अनुमति दे तो मैं कुछ अपने बनाए हुए पेंटिंग लाई हूं, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये होता है प्रोएक्टिव। अब देखिए, अब वो उनका मन है, अगर वो देखना चाहे तो ठीक, नहीं देखना चाहे तो कोई बात नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यू बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, हर व्यक्ति का अनुभव अपना अलग है, हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि अलग है, समय काल अलग है। तो जो उसका अनुभव है उससे हमें सिर्फ सीखना है, ना कि उसे आदर्श मान लेना है कि उस इंटरव्यू में ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि इंटरव्यू आपके एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का एग्जामिन है, इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए हम दूसरों के इंटरव्यू से सीख सकते हैं लेकिन उसको आदर्श नहीं बना सकते। हमारी तैयारी अपनी इंडिविजुअल होगी। ये साक्षात्कार को लेकर एक मेरा छोटा सा अपने अनुभव, और कई लोगों से जो मैं मिला, रेगुलर साक्षात्कार में बच्चों से बात होती, उस संदर्भ में एक छोटा सा एक वो है, और इसी संदर्भ में मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आगामी इंटरव्यू प्रोग्राम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, अधिक से अधिक नंबर लाएं। और मैं आशा करूंगा कि ये जो मैंने एक ब्रीफ बनाया है, ऐसा कोई ये मानक नहीं है, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन पर बेस है, ये आप लोग को पसंद आएगा। धन्यवाद।